हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई थिंक तो बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और केमिकल काइनेटिक्स जितना हमने अब तक किया है सारा आपको बहुत अच्छे से, आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। और कोई डाउट्स या क्वेरी शायद आपकी नहीं होगी चैप्टर से रिलेटेड। और अभी हम बिल्कुल लास्ट आज टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बट लास्ट चैप्टर में उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, आज वाले चैप्टर में हम उसको अच्छे से कंप्लीट जो है वो करेंगे चैप्टर को। और आई होप कि आज कंप्लीट होने के बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं चैप्टर का लास्ट पोर्शन। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने क्या क्या था, लास्ट में आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारी होती है वो हमारी दो तरह की आपको मैंने बताई थी। एक पैरेलल रिएक्शन बताई थी और एक कंजुगेटिव रिएक्शन बताई थी, सीक्वेंशियल रिएक्शन हम बोल देते हैं। उसमें से पैरेलल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था कंसंट्रेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कंजुगेटिव रिएक्शन की या सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हालांकि इसमें बहुत केस बन जाते हैं, बट इतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इतना डीपली आपके आता भी नहीं है। जेई लेवल पे, नीट लेवल पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगर आते हैं तो एक्चुअली तो आते भी नहीं है कई बार, बट फिर भी पता होना चाहिए हमें इसका। और इसमें हम बहुत डीप भी जा सकते हैं आगे टॉपिक के अंदर, बट इतना डीप मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है हम इतने डीप में जाने की। बेसिक सी चीजें हमें सीखेंगे बस, जिसमें आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और इससे मान लीजिए पहले बनता है बी, और फिर ये बी आगे बदल जाता है सी में। तो अगर इस तरह की रिएक्शंस हैं जहां पर बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फिर रिएक्टेंट की तरह काम करता है, और फिर आगे वो बन जाता है एक नए प्रोडक्ट में, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सी मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कंजुगेटिव रिएक्शन, कंजक्टिव रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं जब टाइम टी हमारा जीरो था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस टाइम पर हमारे पास जो ए की कंसेंट्रेशन थी वो हमने मान ली कि ये ए थी, ए मोल पर लीटर थी। तो उस टाइम बी और सी तो बने ही नहीं थे, तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। फिर किसी टाइम टी पर क्या हुआ होगा, किसी टाइम टी पर ये हुआ होगा कि कुछ बी बना होगा और कुछ सी भी बन रहा होगा साथ के साथ। तो मान लेते हैं भाई ये कितना रह गया, फिर उस टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन एक्स थी। ठीक है, तो बी कितना होगा, वाई मान लिया, सी कितना होगा, जेड मान लिया। ठीक है, कंसेंट्रेशन मान ली हमने अलग अलग कि किसी टाइम टी पर ए की जो कंसेंट्रेशन थी वो एक्स थी, बी की जो कंसेंट्रेशन थी तो वाई थी, सी की जो कंसेंट्रेशन थी वो हमारे पास क्या थी, जेड थी। तो एक्चुअल में हमारा है तो ए ही, वही तो हमारा बी बन रहा है, और वही आगे फिर किस में बदल रहा है, सी में। इसका मतलब हमारा ए किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। जो ए है वही तो हमारा कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, बी में और सी में कन्वर्ट होगा, है ना। अब यहां से अगर हम रेट लिखते हैं, पहले हम अगर एक लिखते हैं भाई, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर हम मान लेते हैं कांस्टेंट हमारा K1 था, यहां पर हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो K2 है। ठीक है, तो अगर हम ए की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो क्या होगा, K1 एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, इसी तरह हम निकाल सकते हैं किसके लिए, बी के लिए, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बी में आप ये देखिए कि बी यहां पर प्रोडक्ट है, वो किससे बन रहा है, ए से बन रहा है। तो एक तो ये ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, सी में हो रहा है, तो कुछ घट भी रही है। तो इसका मतलब माइनस क्या करना पड़ेगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी भी लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। हम रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट की टर्म में हमें बी का रेट पता करना है तो नॉर्मल सी बात है, बी किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, तो ये लिख लिया।
और अगर सी के लिए पता करना है भाई सी के साथ जी सी में कितना बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है माइनस में आएगा, तो ये हमने माइनस में लिख लिया। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हमारे पास है K1A, बी कितना हमारे पास है K1A और K1B। इसी तरह से अगर हम सी के लिए लिखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब चीजें। चलिए जी, तो इसको अब साफ करते हैं और थोड़ा सा एक्सप्रेशन को हम और आसान बनाते हैं। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है, यहां से ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो उसको साफ करते हैं और थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। यहां से इसको साफ कर देते हैं। देखिए भाई, अगर हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो अगर हम ए की कंसिडरेशन को एक्स मान रहे हैं किसी टाइम पे, तो वो कितना आएगा, हम पीछे पढ़ के आए हैं, नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू K1T सम कांस्टेंट। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन में तो हमारे पास यही आएगा, है ना। और यहां से जब टाइम t 0 था उस टाइम पे कंसिडरेशन कितनी थी a, यानी नेचुरल लॉग a इक्वल टू ये 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो माइनस नेचुरल लॉग x इक्वल टू K1T प्लस सॉरी माइनस नेचुरल लॉग a, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग a इक्वल टू K1T। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, नेचुरल लॉग a बाय x इक्वल टू K1T, या x कितना आ जाएगा e की पावर a e की पावर माइनस K1T। ठीक है, जैसे वो at करते थे, at इज इक्वल टू a नोट e रेज टू पावर माइनस KT, तो ये वही तो है, at कितना है x, a नोट कितना है a, और ये टर्म तो ये रही। ठीक है, तो मतलब किसकी कंसंट्रेशन मिल गई हमें, a की कंसंट्रेशन मिल गई एट एनी टाइम t। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली किसकी कंसंट्रेशन, a की कंसंट्रेशन की कितनी होगी। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। अब b और c के लिए भी ऐसी इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। देखिए बी के केस में हम ये लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसकी को लाएंगे हमारे पास dx बाय dt माइनस dy बाय सॉरी dx बाय dt और माइनस dz बाय dt। ठीक है, यहां पर हम लेंगे इसके भी आगे माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गई, माइनस dx बाय dt और माइनस dz बाय dt, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन यहां से आ रही है, तो ये घट रहा है तभी तो ये बन रहा है, तो इसलिए माइनस लिख रखा है। ये घटेगा, इसमें कुछ चेंज आएगा, नेगेटिव आएगा, तभी तो ये बनेगा, तो इसलिए माइनस लिखा है। और फिर फॉर्मूले का माइनस था, मैंने क्या लिखा था, माइनस ये लिखा था माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डीए बाय dt और माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय dt लिखा था मैंने। वो किसके इक्वल होगी, हमारा सी के इक्वल ही होगा, डीसी बाय dt, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, डीसी बाय dt, तो कितना हुआ dz बाय dt हो गया। तो ये dy बाय dt आ गया हमारे पास, कितना आ गया माइनस dx बाय dt, और माइनस dx बाय dt किसके बराबर है हमारा, K1x के, अभी बताया था मैंने। ठीक है, और dz बाय dt किसके इक्वल बनेगा हमारा, K2y के। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, K2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट y, ये हमने सब सीखा हुआ है कैसे निकालते, रेट बराबर होता है तो इसको एक पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, तो K1x माइनस का K2y हमारे पास हो गया। अभी x की वैल्यू निकाल के आए हैं हम, तो dy बाय dt इक्वल टू K1, x कितना था a e की पावर माइनस K1t माइनस का K2y। ठीक है, यही आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, इस K2y को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बनेगा dy बाय dt प्लस K2y इज इक्वल टू K1a माइनस K1t, ये बनेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड e रेज टू पावर K2t से। ठीक है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो यहां मल्टीप्लाई करने में क्या बनेगा, यहां बनेगा e K2t dy बाय
dt प्लस प्लस k2 e k2t और y इक्वल टू किसके k1 a, देखिए माइनस का k1t है और वो भी k2t है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं k2 माइनस k1 और t, ठीक है ये लिख सकते हैं। चलिए इसको साफ करता हूं और उसको हम आगे करते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिए, अब एक बारी y e रेस टू पावर k2t का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों का किसके रिस्पेक्ट में करना है वो नहीं है, बस डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल से। देखिए dy एज इट इज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करते हो dv बाय dt और ये रहेगा एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये फर्स्ट का कर दिया, सेकंड हमारा एज इट इज रह गया, ठीक है। फिर प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, y एज इट इज, सेकंड का करते हैं तो सेकंड का क्या आएगा हमारे पास, सेकंड का हमारे पास आएगा e रेस टू पावर k2t का, तो यही आएगा और इनटू में क्या आ जाएगा k2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू t तो वो ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखो यहां पे ये बन रहा है ना, देखो ये टर्म बन रही है। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y e रेस टू पावर k2t इक्वल टू किसके k1 a e रेस टू पावर k2 माइनस k1 और इनटू में t, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहां पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहां पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहां पे इंटीग्रेशन करते तो कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन से, तो क्या बचेगा सिर्फ y e रेस टू पावर k2 और t इक्वल टू, अब यहां इंटीग्रेशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, लिमिट क्या लेने, 0 से t ले लीजिए, ठीक है। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो k1 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करना है हमें e रेस टू पावर k2 माइनस k1 t का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए भाई, अब साफ करते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहां भी वही करेंगे, और अगर कुछ आगे नंबर है तो वो नंबर नीचे आ जाता है डिवाइड में, तो यहां भी वही करना है, ठीक है। देखिए यहां क्या उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k1a, लिमिट क्या ले रहे हैं, 0 से t ले रहे हैं, k1a e रेस टू पावर k2 माइनस k1 t, नीचे कितना आ जाएगा k2 माइनस का k1 और लिमिट क्या करनी है पुट हमें 0 से t, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दीजिए, देखिए y इज इक्वल टू e रेस टू पावर k2t इक्वल टू k1a एज इट इज, यहां पुट करेंगे 0 तो किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होती है, तो क्या बनेगा सिर्फ, अगर हम k2 बाय k1 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा एक तो e रेस टू पावर k2 माइनस k1 t और माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। तो यहां से हमारे पास y कितना आ गया, y हमारे पास आ गया k1 बाय में k2 माइनस k1 और a, और ये आएगा डिवाइड में, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और साथ में ये क्वांटिटी t माइनस 1, ठीक है। तो ये आपकी कंसेंट्रेशन किसकी आ गई, ये आपकी b की कंसेंट्रेशन आ गई किसी टाइम t पर। a की कंसेंट्रेशन कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी x इक्वल टू a e की पावर माइनस k1 t, और b कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है। अब किसकी रह गई हमारे पास, c की रह गई, है ना, मतलब c जो प्रोडक्ट हमारा उसकी और रह गई बस निकालनी, तो आपको वो बता देता हूँ उसकी वो कैसे निकलेगी। देखिए भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि a क्या होता है हमारा, a हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड के, यही था। तो ऐसे z कितना बनेगा, a माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास x की वैल्यू भी है, हमारे पास y की वैल्यू भी है, तो a की जगह तो a लिख देंगे, x की जगह क्या लिखेंगे a e रेस टू पावर माइनस k1 t, y की जगह भी पुट निकाल गए हैं वैल्यू हम, k1 बाय में k2 माइनस k1 a e रेस टू पावर माइनस k2 t और
ई रेस टू पावर माइनस के टू टी माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, उसका एक्सप्रेशन आ गया, किसका, z के लिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सोल्व करें इसको थोड़ा सा हम, तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। कुछ मिस कर रहे हैं क्या? हाँ, यहां गड़बड़ कर रहे हैं। ये हमारे पास आएगा k2 माइनस का k1t। ठीक है, -1 आएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा तो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ये a एज इट इज, ये a सब में है ना, a कॉमन निकाल लो। तो यहां बच गया 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस k1t। यहां पर क्या बच गया, k1 बाय k2 माइनस k1। अब यहां से आप क्या कीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, देखो तो ई रेस टू पावर माइनस k2t और ये ई रेस टू पावर k2 प्लस का है, तो 1 बन गया, खत्म हो गया ये तो। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इससे करोगे तो ये क्या बना लेगा, माइनस। ठीक है, माइनस, ये प्लस का है ना, हाँ तो ये प्लस का है, तो ये सिंप्लीफाई कर लो। तो k2 k1 बाय k2 माइनस k1 ई रेस टू पावर कितना होगा, इसकी इम्प्लाई से करेंगे, चेक कर लेते हैं, -k2t और इनटू में -k1t, माइनस कॉमन आ गया तो वही k1 प्लस k2 बच गया t। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लाई, और अगर इसकी मल्टीप्लाई अब हम इससे करते हैं 1 से, तो माइनस क्या बचेगा, k1 बाय k2 माइनस k1 और e माइनस k2t, ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें हम एलसीएम वगैरह लेके, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, z की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ सकती है। और z की वैल्यू क्या आएगी डायरेक्टली मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, z की वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगी हमारे पास, a, ठीक है, बाय में k2 माइनस k1 ब्रैकेट k2 माइनस k2a ई रेस टू पावर माइनस k1t, एक तो ये आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, माइनस k1 ई रेस टू पावर माइनस k2t। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी किसके लिए, c के लिए। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक सिक्वेंशियल रिएक्शन का या कंजुगेटिव रिएक्शंस का, कि किस तरीके से हम x की और y की और z की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A, B और C हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे कैलकुलेशन से। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन मैथ ज्यादा है, इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बस काम आएगा आपके कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए जी, अब एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया था पीछे, शायद बीच में ध्यान नहीं रहा मुझे, वो लास्ट टॉपिक क्या था हमारे पास, वो लास्ट टॉपिक हमारा एक था बीच में से, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, बस वो छोटा सा टॉपिक है हमारा एक, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमें सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि कैटालिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि भाई कैटालिस्ट का काम ये होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा देता है या घटा देता है, यही कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अब रीजन समझना है सिर्फ हमें कि भाई ऐसा क्या होता है कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को घटा या बढ़ा देता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा, कोई लंबा टॉपिक नहीं है ये, बस 2 ही मिनट का टॉपिक है, फटाफट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने ग्राफ ड्रा किया था इस तरह से, मान लीजिए यहां पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो हमने कहा था भाई यहां ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती थी, तो मतलब रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद जाके वो क्या बनाएगा, उसके बाद जाके वो आपकी जो है प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती थी हमारी, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी होती थी यहां से यहां तक की, ये यहां से लेके यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी होती थी। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट अगर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है तो वो क्यों बढ़ा रहा है, वो इसलिए बढ़ा रहा होगा, स्टार्ट तो यहीं से करेगा लेकिन वो इतना ऊपर नहीं जाएगा बस, ठीक है, खत्म भी यहीं करेगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या आ गया, फर्क ये आ गया कि यहां पर अब एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए हमें वो थोड़ी चाहिए है, तो जल्दी जल्दी ये यहां से यहां तक पहुंचेगा। अगर ये जल्दी से यहां तक पहुंचेगा तो फटाफट जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को
कम कर देता है, मतलब जरूरत कम होती है हमें, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मल सी बात है, ये तो अब ऐसे कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए देखिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कम चाहिए है ना, पहले यहां तक चाहिए थी, अब सिर्फ यहां तक चाहिए। अगर ये कम चाहिए तो नॉर्मल सी बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिएगी। ये तो ऐसे बोल लीजिए कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन कम कर, थ्रेशोल्ड भी एक तरीके से कम ही कर रहा है ना। तो यही रीजन है जिसकी वजह से कैटालिस्ट जो है वो स्पीड को बढ़ा देता है। तो जो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे पहले से, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा ये हो सकता था भाई कि ये ऐसे ग्राफ आ रहा है और ये उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कैटलिस्ट आने के बाद क्या होगा, कैटलिस्ट आने के बाद अब जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास वो ऐसे आ रहा है, तो अब और भी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब इसको रिएक्टेंट को और टाइम लगेगा पहुंचने में। तो अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब कि स्पीड क्या हो गई, उसकी कम हो गई। तो जो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे वो स्पीड कम कर देंगे, और जो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे वो स्पीड को बढ़ा देंगे। तो बस इतना सा इफेक्ट हमें समझना था किसके ऊपर, कैटालिस्ट के ऊपर। हाँ, एक खास बात याद रखना, कैटालिस्ट की वजह से कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, अभी भी डेल्टा एच उतना ही है, दोनों केसेस में डेल्टा एच हमारा सेम है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज वो नहीं करता है, ठीक है, चाहे वो रिएक्शन कैसे भी हो। दूसरा, अगर डेल्टा एच को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो ये आपका डेल्टा जी को भी अफेक्ट नहीं करता है, गिब्स एनर्जी को, क्योंकि डेल्टा जी इसी पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके अलावा कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता भाई, डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं भी कर सकता है, जो रिएक्शन अगर होती नहीं दो रिएक्टेंट के बीच में तो कैटलिस्ट डालने के बाद भी नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक भाई केमिकल काइनेटिक्स का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे 4 चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी चैप्टर आ सकता है भाई, कोई पक्का नहीं है कि मंडे को आए, कभी भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए कि चैप्टर आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद आप उसको अच्छे से पढ़ सको। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।